प्यारे बच्चों, उन्नयन विहार जिला पश्चिमी चंपारण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान जाएं कि उपसर्ग और प्रत्यय हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। तो विद्यार्थियों, उपसर्ग और प्रत्यय 10वीं के साथ साथ 12वीं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और 12वीं के बाद भी जब आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ भी उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय पर हमारी समझ बन जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लें कि उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, उपसर्ग और प्रत्यय से वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ दोनों तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्नकर्ता दोनों तरह का प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शब्द दे दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है। जब विषयनिष्ठ में हम जाते हैं तो वहां आपसे पूछ दिया जाता है कि उपसर्ग की परिभाषा बताइए या प्रत्यय की परिभाषा बताइए, या आपसे पूछ दिया जाता है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए, या तीनों को सम्मिलित करके आपसे पूछ दिया जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर को स्पष्ट करें। तो यदि हम उपसर्ग और प्रत्यय पे अपनी समझ बना लेंगे तो चाहे वस्तुनिष्ठ के प्रश्न हो या विषयनिष्ठ के प्रश्न हो, दोनों का उत्तर हम आसानी से दे लेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चलते हैं उपसर्ग की परिभाषा पे और देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो जब उपसर्ग की परिभाषा में हम लोग आएंगे तो उपसर्ग की परिभाषा में यही देखने को मिलती है कि जो शब्दांश स्वयं अर्थहीन होते हुए भी शब्दों के पहले लगकर शब्दों का मूल अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के कारण शब्दों के अर्थ तो बदल ही जाते हैं, नए शब्दों का निर्माण भी हो जाता है। अब इस परिभाषा को पहले हम लोग समझने का प्रयास करें। यहां हम लोगों ने कहा जाना कि जो शब्दांश यहां हमने जाना कि जो शब्दांश मतलब शब्द के अंश, जो शब्दांश अर्थात शब्द के अंश स्वयं अर्थहीन होते हुए भी, यहां एक शब्द पे हम ध्यान देंगे, अर्थहीन, अर्थात अर्थ से हीन, जिसका कोई अपना अर्थ न हो। जो शब्दांश स्वयं अर्थहीन होते हुए भी शब्दों के पहले लगकर, यहां ध्यान देना हमें, पहले, उपसर्ग कब लगता है? पहले, शब्दों के पहले लगकर शब्दों का मूल अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहां हमने उदाहरण के तौर पे पहले हम शब्दांश से देखते हैं और शब्द से देखते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने शब्दांश को लिया है प्र, उप, यहां भी है, हमने लिया है शब्दांश प्र, उप, आ, सम, प्र, उप, आ, सम, प्र, उप, आ, सम। यहां आप ध्यान देंगे, यहां भी हमने लिख दिया है प्र, उप, आ, सम, बी। ये हमारे क्या हुए? शब्दांश हो गए, शब्द के अंश हो गए। तो यहां जो ये शब्दांश है प्र, उप, आ, सम, बी, ये स्वयं में अर्थहीन है
वही बात यहां कही जा रही है, जो शब्दांश स्वयं अर्थहीन होते हुए भी शब्दों के पहले लगकर शब्दों का मूल अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहां समझने के लिए हम लोग देखें कि प्र शब्दांश है, उप शब्दांश है, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, आ शब्दांश है, सम शब्दांश है और वी शब्दांश है। और यहां एक शब्द हम लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम शब्द लेते हैं हार। हार यहां भी हमने लिया है शब्द हार। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय या माला। हार जो शब्द है इसका अर्थ होता है पराजय या माला। अब हार में हम ये शब्दांश जोड़ के देखिए शब्द बनाते हैं जिसके अर्थ निकलते हैं कैसे। प्र जोड़ हार बराबर क्या हुआ? प्रहार। प्र जोड़ हार बराबर प्रहार। प्रहार मतलब चोट पहुंचाना। उप जोड़ हार उपहार। उपहार का अर्थ क्या हुआ? भेंट, जिसे आप लोग अंग्रेजी में गिफ्ट भी कहते हैं। आ जोड़ हार आहार, इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन। सम जोड़ हार संहार, इसका अर्थ हुआ नाश। वी जोड़ हार विहार, रहने का स्थान। ये विहार शब्द जो है बौद्ध धर्म से आया है और बौद्ध धर्म के अनुयायी जहां रहते थे उसी जगह को विहार कहा जाता था, तब से प्रचलन में आ गया। तो वी जोड़ हार बराबर विहार। तो कहने का मतलब है कि ये सब शब्दांश जो है हमारे प्र उप आ सम वी, वे ये स्वयं तो अर्थहीन है, लेकिन हार एक शब्द है। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय या माला। लेकिन उस हार में जब ये जुट जाते हैं तो इसका अर्थ हार पराजय या माला नहीं रह जाता है। इसका अर्थ बदल जाता है। और इसका अर्थ हम क्या देखते हैं? प्रहार, उपहार, आहार, संहार, विहार। यहां जो हमने पहले देखा कि हार का अर्थ होता है पराजय या माला, लेकिन ये जब शब्दांश लग जा रहे हैं तो इस पराजय या माला इसका अर्थ न रह के दूसरे इसके अर्थ निकल आते हैं। तब इस तरह से हम इस परिभाषा पे अपनी समझ बना लिए होंगे कि जो शब्दांश स्वयं अर्थहीन होते हैं हुए भी शब्दों के पहले लगकर शब्दों का मूल अर्थ बदल देते हैं। शब्दों के हम मूल अर्थ बदल जा रहा है, क्योंकि हार का अर्थ पराजय या माला है, लेकिन ये जो मूल अर्थ है यहां मूल अर्थ नहीं रह जा रहा है। जब शब्दांश हम लगा दे रहे हैं तो इसका मूल अर्थ बदल जा रहा है। शब्दों के पहले लगकर शब्दों का मूल अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। आगे फिर इसमें है उपसर्ग के कारण शब्दों के अर्थ तो बदल ही जाते हैं, नए शब्दों का निर्माण भी होता है। यहां अर्थ भी बदला है हार का और नए शब्द का निर्माण होते हुए भी हम देख रहे हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग क्या है तो हम बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि जो शब्दांश स्वयं अर्थहीन होते हुए भी शब्दों के पहले लगकर शब्दों का मूल अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दिखा देंगे हार। हार का अर्थ होता है पराजय या माला, लेकिन जब इसमें प्र उप आ सम वी आदि उपसर्ग जोड़ते हैं हम तो ये हार का जो अर्थ है पराजय या माला, वो अर्थ यहां नहीं रहता है, कोई अन्य अर्थ यहां निकल आता है और नए शब्द का निर्माण भी हो जाता है। तो विद्यार्थियों उपसर्ग पे हमारी समझ बन गई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अब आगे हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो विद्यार्थियों उपसर्ग जहां पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय। प्रति जोड़ अय, प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय।
प्रति का अर्थ होता है साथ में, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। इसी प्रति से प्रतिलिपि शब्द भी आप सुनते होंगे कि प्रतिलिपि अमुक जगह दिया गया, तो साथ में पर बाद में। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला, चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला। तो इस आधार पे प्रति जोड़ अय, प्रति मतलब साथ में पर बाद में, अय का अर्थ होता है चलने वाला। इसके आधार पे हम परिभाषा का निर्माण करेंगे, परिभाषा पर अपनी समझ को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। यहां ध्यान देंगे हम, प्रत्यय बाद में लगने वाला शब्दांश है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, अय का अर्थ है चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला या चलने वाला शब्दांश। इसलिए प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और शब्दों का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, लड़ धातु है, लड़ धातु है, इसमें आई प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं। लड़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? लड़ाई, लड़ाई। लड़ धातु में आई प्रत्यय हमने जोड़ा तो एक नया शब्द बना लड़ाई। और मनुष्य संज्ञा है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा। मनुष्य में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्यता, मनुष्यता। एक नया शब्द बना मनुष्यता। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के बाद में लगता है। इतनी समझ हमारी बन गई। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा के आधार पर ही दोनों में अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उपसर्ग को भी हम समझ गए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। प्रत्यय को भी हमने जान लिया कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। अब इन्हीं के समझ के आधार पे हम दोनों में अंतर को स्पष्ट करना चाहेंगे। दोनों में हम अंतर को स्पष्ट करना चाहेंगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो विद्यार्थियों, उपसर्ग और प्रत्यय जैसा कि परिभाषा के दौरान ही हमने जाना कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर अर्थ में कुछ अंतर या परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग जो है
शब्दों के पहले लगकर अर्थ में कुछ अंतर या परिवर्तन करते हैं, लेकिन प्रत्यय के लगने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। प्रत्यय के लगने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, अपितु वही अर्थ कुछ विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में हमने देखा भी था प्रत्यय में कि मनुष्य में ता प्रत्यय हमने लगाया है तो मनुष्यता हो गया है, लड़ में आई प्रत्यय हमने लगाया है तो लड़ाई हो गया है। तो वही अर्थ जो है कुछ विशेष, कुछ विशिष्ट हो जा रहा है। तो पहला अंतर ये हम जान जाएं कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर अर्थ में कुछ अंतर या परिवर्तन करते हैं, लेकिन प्रत्यय के लगने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, अपितु वही अर्थ कुछ विशिष्ट हो जाता है। उपसर्ग तो पूरे शब्द का अर्थ बदल दे रहा है। उपसर्ग जो हमारा है पूरे शब्द का अर्थ बदल दे रहा है। जैसे हमने देखा हार, पराजय या माला, लेकिन हमने जब प्र उप जोड़ा तो अर्थ क्या हो गया? प्रहार, उपहार। तो वहां क्या हो रहा है? अंतर या परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रत्यय में क्या है? वही अर्थ कुछ विशेष या विशिष्ट हो जा रहा है। जैसे लड़ आई, लड़ में आई प्रत्यय हमने जोड़ा तो लड़ाई, मनुष्य में ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो मनुष्यता, तो वही अर्थ कुछ विशेष हो जा रहा है। दूसरा अंतर है उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं परंतु प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है। ये तो हमने परिभाषा के दौरान ही चर्चा किया कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं परंतु प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा भी इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आ और प्र उपसर्ग लिया गया है। यहां शब्द है दान, शब्द है दान। देखिए शब्द एक ही है, दान। जब दान में हम आ उपसर्ग जोड़ दे रहे हैं तो क्या इसका अर्थ हो जा रहा है? आदान, आदान। और दूसरा पुनः मेरा शब्द है दानी है, इसमें जब हम प्र उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो ये कौन सा हो जा रहा है? शब्द हमारा क्या हो रहा है? प्रदान, प्रदान। तो देखिए उपसर्ग जो है आ और प्र, ये दो उपसर्ग है, दान शब्द में जुड़ के पूरे शब्द को परिवर्तित कर दे रहे हैं, पूरे शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे रहे हैं। आ जोड़ दान, आदान, और प्र जोड़ दान बराबर प्रदान। आदान और प्रदान, दान शब्द एक ही है लेकिन उपसर्ग जब बदल रहे हैं तो शब्द के अर्थ भी बदल जा रहे हैं। प्रत्यय में हम देखें, शब्द के अर्थ में केवल विशेषता हमें दिखाई देती है, विशिष्टता दिखाई देगी। यहां हमने प्रत्यय लिया एरा, रा और आई, दो हमारे प्रत्यय हैं। और हमारा शब्द है लुट, लुट जोड़ एरा, ये कौन क्या बनेगा? लुट जोड़ एरा, लुटेरा, लुटेरा। ये लुट ही विशेष रूप धारण कर ले रहा है, विशिष्ट हो जा रहा है और लुटेरा बन जा रहा है। और दूसरा हम देखते हैं चढ़ जोड़ आई, चढ़ जोड़ आई, तो हमारा क्या हो गया? चढ़ाई। चढ़ाई। तो विद्यार्थियों इस उदाहरण के द्वारा हमने ये देखा कि शब्द के जो अर्थ हैं ये विशेष रूप धारण कर ले रहे हैं, यही विशिष्ट हो जा रहे हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर भी हमने जान लिया कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर अर्थ में कुछ विशेष कुछ अंतर या परिवर्तन करते हैं, लेकिन प्रत्यय के लगने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता,
अपितु वही अर्थ कुछ विशिष्ट हो जाता है। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं परंतु प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। हमने ये भी देखा उपसर्ग आ और प्र से आ जोड़ दान आदान, प्र जोड़ दान बराबर प्रदान, और प्रत्यय भी हमने देखा एरा और आई दो प्रत्यय के द्वारा लुट जोड़ एरा लुटेरा और चढ़ जोड़ आई चढ़ाई। तो इसके आधार पर हमने जान लिया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है और उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। तो विद्यार्थियों, आशा और पूर्ण विश्वास है कि उपसर्ग और प्रत्यय पे हमारी समझ बन गई होगी और इसका अभ्यास भी आप कीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से जो प्रश्न है हमारे वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों जगह पे पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ में शब्द दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, और विषयनिष्ठ में जब पूछे जाते हैं तो या तो आपसे उपसर्ग की परिभाषा पूछ दी जाती है या तो प्रत्यय की परिभाषा पूछ दी जाती है, या पूछ दिया जाता है आपसे कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को स्पष्ट कीजिए। या कभी कभी देखने को यह भी मिला है कि प्रश्न का स्वरूप कि उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर को स्पष्ट करें। तो आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में सारी बातें आ गई होंगी। फिर भी कहीं परेशानी नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर निश्चित रूप से लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।